हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर स्ट्राइव एकेडमी। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत ही जल्द एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर 3 12th क्लास का। और दोस्तों, पैरेलली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट या टॉपिक्स लेकर लेक्चर्स अपलोड कर सकें, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी 11th क्लास का भी कोई चैप्टर स्टार्ट कर सकूं। और उसके साथ साथ ही हमारे जो लेक्चर्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि सर मैट्रिक्स होती क्या है। देखिए, मैट्रिक्स जो है एक हम कह सकते हैं कि एक एरे है, मीन्स एक कलेक्टिव वे में जब हम बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका एक वे है, उनका रिप्रेजेंटेशन करने का एक वे है जिसको हम एरे मतलब एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करते हैं। अभी मैट्रिक्स की कहाँ ज़रूरत होती है और मैट्रिक्स को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने अब तक 10th 11th 9th क्लास में पढ़ा होगा कि आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशंस मतलब ऐसे इक्वेशंस जिनमें जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है 1 होती है। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपने बहुत सारे मेथड्स जो है पढ़े होंगे अब तक। तो उन्हीं इक्वेशंस, अगर ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हैं आपके पास और उन्हीं इक्वेशंस को आप सॉल्व करना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से, तो उसके लिए हम मैट्रिक्स जैसी कोई टेक्निक है उसका यूज़ करते हैं। शुरू करते हैं हम मैट्रिक्स कि दोस्तों, मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ राधा हैज़ 2 पेन्स। इतनी बड़ी लाइन को अगर मैं एक छोटे फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मैं कुछ अगर इस तरह लिखूँ इसको, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखे हैं यहाँ पर आप इजीली समझ जाएंगे कि जो 2 है वो तो रिप्रेजेंट करता है आपके नंबर ऑफ़ पेन्स को, लेकिन जो ये ब्रैकेट्स हैं ये आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किए हुए हैं। तो ये जो ब्रैकेट्स मैंने लगाए हैं यही मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से आपको शायद इतना अच्छे से समझ में ना आया हो, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज राधा हैज़ 2 पेन एंड 3 पेंसिल्स। तो अगर मैं इन दोनों इन्फॉर्मेशन को एक साथ कलेक्टिव वे में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं आइदर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 और 3 इनसाइड अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो फर्स्ट देखिए, ये तो कॉलम हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2, और ये हो गया रो। मतलब लेफ़्ट टू राइट जो बनेगा ये रो कहलाएगा, और टॉप टू बॉटम जो भी हमारा एरे होगा वो कॉलम कहलाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको दोबारा से समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये जो है ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो ये रो 1 है, रो 1, क्योंकि एक ही रो है दोस्तों तो ये रो 1 कहलाएगी। अभी हम कह सकते हैं कि जो कॉलम 1 है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, 2 को, और 2 है नंबर ऑफ़ पेन्स। डैट मीन्स जो कॉलम 1 है वो नंबर ऑफ़ पेन्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह से जो कॉलम 2 है वो आपको प्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ पेंसिल्स को। या तो आप इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में लिख सकते हैं, अगर आप इसको चाहें तो वर्टिकल वे में भी लिख सकते हैं। 2 3 अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस तरह से इनसाइड अ ब्रैकेट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रो 1 है और इसी तरह से ये रो 2 है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बार केवल कॉलम एक ही कॉलम जनरेट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो रो 1 है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ़ पेन्स को, और जो रो 2 है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ़ पेंसिल्स को। ये तो हुई केवल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की बात। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो हम उसको किस तरह से कलेक्ट या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी बात। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि राधा हैज़ 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स, और इसके साथ साथ मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ श्याम हैज़, कोई और नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, 2 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि राज हैज़ 10 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास यहाँ पर 3 तरह की इन्फॉर्मेशन है, जिनमें से जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है वो है इन लोगों के जो नाम हैं कि किन किन लोगों के पास कितने कितने पेन और पेंसिल हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ पेन्स और नंबर ऑफ़ पेंसिल्स। तो इनको अगर मैं एक कलेक्टिव वे में, एक समराइज वे में लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ, 3 देन 2 देन 10 और उसके बाद 2 4 3। और मैट्रिक्स फॉर्मेट में जो, क्योंकि हम लिखने वाले हैं तो मैट्रिक्स का जो सिंबल है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं बड़े वाले। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3। तो इसमें 3 जो है रो हैं, 1 2 3, और इसी तरह से यहाँ पर ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इसमें 3 तो रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। अगर इन रो और कॉलम को मैं बताना चाहूँ कि कौन सी रो क्या रिप्रेजेंट करती है और कौन सा कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसको ईजिली मतलब अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो रो 1 है उसमें आपने देखा कि 3 पेन्स और 2 पेंसिल्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो रो है ये राधा के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि राधा के पास कितनी पेन और कितनी पेंसिल हैं। इसी तरह से आप यहाँ इसको कोरिलेट करने की ट्राई कीजिए, 2 पेन्स और 4 पेंसिल्स। तो यहाँ पर ये हमें श्याम की इंफॉर्मेशन देती है कि श्याम के पास कितनी जो है पेन और कितने पेंसिल्स हैं। और उसके बाद इसी तरह से ये जो थर्ड है ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है राज के बारे में। चलिए, ये तो रोज़ की बात हो गई कि हमें रो जो है कौन सी क्या इन्फॉर्मेशन देती है। इसी तरह से जो ये कॉलम्स हैं ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए, जो पहला है इसमें आप देखेंगे कि हमने केवल 3 to 10 इसको समराइज़ किया है, 3 to 10, 3 to 10। तो ये जो है हमें पेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किसके पास कितने पेन है। इसी तरह से ये जो है ये हमें पेंसिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आई होगी कि मैंने इतनी एक लार्ज जो इन्फॉर्मेशन है उस लार्ज इन्फॉर्मेशन को मैंने किस तरह से इस शॉर्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो दोस्तों, यही एक मैट्रिक्स की मतलब एक ब्यूटी है कि हम एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट वे में लिख। आपने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक रेक्टेंगुलर इन्फॉर्मेशन है। रेक्टेंगुलर का मतलब ये है कि इसमें 3, इसमें जो है एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मैट्रिक्स इज़ अ ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब हो गया कि वेल ऑर्डर्ड, मतलब वेल अरेंज्ड, या फिर मैं कह सकता हूँ वेल अरेंज्ड। वेल अरेंज्ड और एक खूबी और रेक्टेंगुलर एरे और अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फिर इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो एक मैट्रिक्स है वो वेल अरेंज्ड
ऑर्डर्ड वे होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का, एक रेक्टेंगुलर वे में। अब रेक्टेंगुलर में हम आगे स्क्वायर भी पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज मत होना उन चीज़ों से ना, क्योंकि रेक्टेंगुलर का ही एक पार्ट होता है स्क्वायर। तो छोड़ो अभी इन चीज़ों को, भूल जाओ। अभी केवल इतना याद रखो कि एक रेक्टेंगुलर वे में रिप्रेजेंटेशन होती है बहुत सारी इंफॉर्मेशंस का, जो कि एक मैट्रिक्स हम कहते हैं, जिसको हम एक मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा सा हम मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों मैट्रिक्स के बारे में, वो होती है मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? मान लीजिए मैं कोई एक एग्जांपल के तौर पर कोई मैट्रिक्स एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पर कोई मैट्रिक्स बना लेता हूँ यहाँ पर। अब ये मैट्रिक्स इसका कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं यहाँ पर कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। ऐसा मान लीजिए कि मैंने कोई मैट्रिक्स ली है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कितनी रोज़ मैंने बनाई हैं। ये एक रो है, और इसी तरह से ये रो 2 है, रो 1 और रो 2। और इसी तरह से अगर मैं कॉलम्स की बात करूं, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो जो इसका ऑर्डर होगा दोस्तों, जो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, वो हमें बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और इस मैट्रिक्स में 3 जो है कॉलम है। तो ये जो है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। इसमें 2 तो रो हैं और 3 है कॉलम, ये इसका मैट्रिक्स कहलाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें हमें क्या मिलती है, देखिए यहाँ पर जो भी नंबर्स होते हैं जो एक मैट्रिक्स को मतलब बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कोई फंक्शन हो, कोई नंबर हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, उसको हम उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स। और अगर आप एलिमेंट्स नहीं कहना चाहते तो इनको इसकी एंटिटी भी कह सकते हो, एंटिटी, नंबर्स, एलिमेंट्स। ठीक, चलिए मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए, बी, सी और डी 4 एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 हो गया। हम जो ऑर्डर है उसको पढ़ते हैं 2/2, 3/2। मतलब ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई का मैंने सिंबल लगाया है, इसको हम बाय पढ़ते हैं। अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ, मान लीजिए कि ये मेरी जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी मैट्रिक्स को, हम रिप्रेजेंट करते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। मान लीजिए आई नंबर ऑफ़ रोज़ हैं बाय जे नंबर ऑफ़ कॉलम है। तो मैं किसी भी एलिमेंट को लिख सकता हूँ कि कोई एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स का, अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आई इंटू जे है, तो मैं उसका एक जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर की, उसको AIJ भी लिख सकता हूँ। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अगर मैं बताना चाहूँ, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो A है ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ A को कि भाई ये A जो है ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह से मैं जो B है इसको लिख सकता हूँ कि ये जो B है ये पहली रो और दूसरे कॉलम का नंबर है। इसी तरह से जो C है वो दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह से जो D है वो दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। तो मैं इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर उनको उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन भी कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी आप उनकी डेफिनेशन और उनकी लोकेशन आप इजीली बता सकते हो। अब इसकी ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्यों दी और इसका फ़ायदा क्या होएगा वो हम एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल के थ्रू हम शुरू भी कर देते हैं आपकी जो एक्सरसाइज है चैप्टर 3 ऑफ 12th क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो आज स्टार्ट करने वाला हूँ वो स्टार्ट करने वाला हूँ NCERT चैप्टर 3 और एग्जाम्पल 1।
तो आज की क्लास में मैं केवल आपको एग्जांपल सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स सिखाए हैं और उसके बाद मैं थोड़े थोड़े एग्जांपल्स के साथ भी आपको बेसिक्स सिखा दूंगा। उसके जब आप बेसिक्स सीख चुके होंगे, एग्जांपल्स मैं करा चुका हूँगा, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप घर पर बैठकर अपनी जो एक्सरसाइज है 3.1 उसकी प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं नहीं समझाने वाला हूँ आपको 3.1, लेकिन मेरे समझाने से पहले अगर आप खुद अपने हाथों से उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप कि जो भी डाउट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं ऐसा करूँगा कि मैं फुल जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3.1 में, वो सारे के सारे मैं अपलोड कर दूँगा और वहाँ से आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये, लेकिन आपको जो भी इस क्लास में समझ में ना आए या फिर जो भी आपको इस क्लास का अच्छा लगा हो वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आपका एग्जाम्पल 1। तो जैसा कि आप देखेंगे कि आपकी जो NCERT बुक्स है उसमें लिखा है, consider the following information regarding the number of men and women workers in the 3 factories 1, 2 and 3। तो आप, मैं यहाँ पर स्क्रॉल भी कर दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं, वरना अपनी NCERT की बुक में भी देख सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। ये है एग्जाम्पल 1। उसने लिखा है, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें उसने नंबर ऑफ़ वर्कर्स के बारे में बताया है कि कितने मैन हैं और कितनी वोमेंस हैं 3 तरह की फैक्ट्रीज़ में। उसके बाद उसने बोला है कि रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 2x3 मैट्रिक्स। तो दोस्तों देखिए, उन्होंने कुछ हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैं उसको यहाँ अगर लिख दूँ तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से है कि उन्होंने पहली फैक्ट्री की बात करी है। पहली फैक्ट्री में उन्होंने बताया है कि 30 जो है मैन वर्कर्स हैं और 25 जो है वोमेन वर्कर्स हैं। उसके बाद जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो है सेकंड फैक्ट्री में 25 मैन वर्कर्स और 31 वोमेन वर्कर्स हैं। इसी तरह से उन्होंने जो थर्ड फैक्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है वो है 27 मैन वर्कर्स एंड 26 वोमेन वर्कर्स। और ये जो है मैन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो नंबर्स हैं वो वोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो हमसे क्या चाहते हैं, तो वो हमसे चाहते हैं कि हम जो भी ये इन्फॉर्मेशन है इसको 3/2 की एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें। तो कितना आसान है, देखिए मैं इसको ज़्यादा कुछ ना लिखकर मैं केवल इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि द मैट्रिक्स दैट कैन बी generated from the above information is तो इसको आप आंसर मान सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर दी गई है उससे जो मैट्रिक्स हम बना सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं उस मैट्रिक्स को बनाना चाहूँ तो देखो, कुछ नहीं करना है, इस इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ एक रेक्टेंगुलर वे में लिख देना है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। इसमें आप देखेंगे कि 1 2 3 तो रो हैं और 1 और 2 कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है 3/2 की बनी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रो पहले और कॉलम्स बाद में लिखे जाते हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ रो बनाए आपने, जितने नंबर ऑफ़ कॉलम बनाए, वो आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। तो कितना आसान था ये एग्जाम्पल, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसमें कोई आपको ज़्यादा परेशानी हुई समझने में या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा है। इससे पहले मैंने इन्फॉर्मेशन देने का आपको कोशिश तो की थी, तो वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी इस एग्जाम्पल से पहले आपको दी थी उसका यूज़ हम यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में करने वाले हैं। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा है आप भी देखिए। उसने लिखा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 8 हैं। चलिए, वट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं, कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया पहले, उसको मैं साइड में आपको समझा देता हूँ कि देखो, आपने अब तक ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ABCD, यानी कि इसका ऑर्डर मैं लिखूँ तो 2/2 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2। अगर मुझे निकालना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और इसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो मैं जस्ट इन नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यह है 2/2, डेट मीन्स 4। तो इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो 4 होंगे। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ABCD
DEF। अब आप देखिए कि इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ तो 2 हैं और इसमें जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो तो 3 हैं। तो इसी तरह से अगर मैं देखना चाहूँ तो कह सकता हूँ भाई कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है। तो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे 2 इंटू 3 डेट इज़ 6। तो क्या ये सही है? हाँ जी, ये सही है। इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालना बहुत ही आसान होता है, उसके ऑर्डर की आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाती है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं जो कि हमें दे रखा है। तो इसके लिए आपको जो कंडीशन याद रखनी है वो कंडीशन सबसे मतलब जो भी कंडीशन आपको याद रखनी है वो ये है कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमेशा रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, बट स्क्वायर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, तो हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो मैट्रिक्स हमेशा रेक्टेंगल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर की मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आने चाहिए। यानी कि मैं इसको उल्टा लिखना चाहता तो मैं लिख देता 6 जो है वो 2 इंटू 3 6 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद आता है ना। तो इसी तरह से मैं इनकी जो फैक्टर्स हैं उनको अगर मैं निकाल दूं तो वही हमारा ऑर्डर बन जाएगा। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए दोस्तों, जो 8 है, 8 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 8 इंटू 1 है ना। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 8 तो रो हैं और केवल कॉलम जो है वो सिंगल कॉलम है। इसी तरह से क्या मैं इस 8 को इस तरह नहीं लिख सकता, 4 इंटू 2। कहने का मतलब उसमें 4 तो रो हैं और 2 कॉलम है। क्या मैं इस 8 को ऐसे नहीं लिख सकता, 2 इंटू 4, यानी कि इसका रिवर्स भी कह सकते हो आप। तो कहने का मतलब ये 2 तो रो होंगी उसमें और 4 कॉलम होंगे। इस 8 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 इंटू 8। तो इस 8 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर्स ही पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी ऑर्डर आए वो आए 8 इंटू 1, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, 1 इंटू 8, यानी कि 4 तरह की मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है। तो ये आपका इजी वे में सॉल्यूशन हुआ आपके उस क्वेश्चन का। ये आपकी समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो भी हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करिए। उसने कहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 3/2, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, 3/2 मैट्रिक्स। हमें एक 3/2 मैट्रिक्स बनानी है और जिसका जो जनरल एलिमेंट दे रखा है उसने, मतलब जनरल एलिमेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, i इंटू जे की फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी ये बाय का सिंबल यहाँ लगाते हैं और कभी कभी नहीं भी लगाते हैं। तो उसने जो जनरल एलिमेंट है वो दे रखा है 1/2 मोड ऑफ i माइनस 3j मोड। तो ये एक जनरल एलिमेंट उसने दे रखा है और हमें एक मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला है जिस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3/2 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो जनरल मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। तो वो क्या होगी, देखो 3/2 का मतलब है 3 नंबर ऑफ रोज होंगी, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। चलिए जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का पहला कॉलम, 3 ही रो बनानी है हमें। इसी तरह से ए, ये क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो दूसरा कॉलम। हमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 ही रखने हैं, तो मैंने 2 ही बनाए हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स बनकर तैयार हुई है वो ये है, और इसको मैं किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये याद रखना कि मैट्रिक्स को हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर से कभी भी इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। स्मॉल लेटर से इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जो भी मैट्रिक्स मैं बनाना चाहता हूँ वो मैट्रिक्स ए है और उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। अब इन एलिमेंट्स, ये तो वेरिएबल हो गए, अब इन एलिमेंट्स की मुझे इन्फॉर्मेशन इस एक जो उन्होंने जनरल वैल्यू दी है इस वैल्यू के थ्रू निकालनी है। तो कैसे निकालनी है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो चलिए देखिए, आई और जे, आई यहाँ पर रो को रिप्रेजेंट करता है, जे यहाँ पर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए अगर मैं निकालना चाहता हूँ A1 की इन्फॉर्मेशन, यानी कि पहली रो का पहला कॉलम, तो आई और जे की वैल्यू यहाँ क्या हुई, ये आई हो गया और ये जे हो गया।
तो आई और जे की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में डाल सकता हूँ। तो डालने के बाद देखिए मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यूज़ डाली और इसको सॉल्व करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पर 1 - 3 जब आया तो ये जो 1 - 3 है ये -2 बचेगा, और मॉड जो है उसका -2 का सिंबल मतलब प्लस कर देगा उसको, 2 से 2 कटेगा और 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि जो आई और जे की वैल्यू है वो मैंने इनकी लोकेशन, इनकी पोजीशन के हिसाब से प्लेस किए हैं, और जो भी आंसर आएगा वो उस एलिमेंट की वैल्यू होगी। इसी तरह से मैंने एक एलिमेंट की वैल्यू निकाली है, मुझे धीरे धीरे करके इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को इनकी पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से अगर मैं प्लेस करके कोई मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ तो वो मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स कहलाएगी। तो अगर मैं प्लेस करना चाहता हूँ तो 1 by 1, यानी कि आपने देखा कि A11, A12, A21, A22, A31, A32, इनके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं इनकी वैल्यूज़ रख दूं तो जो मैट्रिक्स बनेगी वही रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी। तो A11 के कोरस्पॉन्डिंग आपने जो वैल्यू निकाली वो कितनी थी, 1 थी, ठीक है। उसी तरह से उसके बाद जो आपने वैल्यू निकाली वो वैल्यू थी 5/2। और यहाँ पर जो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं उन वैल्यूज़ को उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो प्लेसेस हैं उन पर रख कर एक मैट्रिक्स की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये देखिए, ये जो मैट्रिक्स बनी इसका ऑर्डर 3/2 है, और यही मैट्रिक्स है जो हमें रिक्वायर्ड थी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स हमें बनानी थी वो यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल भी आपको समझ आ गया होगा। इतना ज़्यादा कोई मुश्किल तो एग्ज़ाम्पल था नहीं, तो ये एग्ज़ाम्पल भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अगर ये एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा हम इस चैप्टर को प्रोसीड करके आगे बढ़ा देते हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अभी आपने क्या सीखा, आपने उसके ऑर्डर्स, मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में सीखा, मैट्रिक्स को बनाना सीखा, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन, लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपने धीरे धीरे करके एक एक एग्जाम्पल में सीखें। अभी जो हम सीखने वाले हैं वो होगा कितनी तरह की मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं, मतलब कितनी तरह की मैट्रिक्स होती हैं जिनको हम रीड करते हैं, अरेंज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वो मैट्रिक्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितनी तरह की मैट्रिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले जो आती है वो आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी मैट्रिक्स। अब तक आपने क्या सीखा, अब तक आपने सीखा कि मैट्रिक्स जो होती है एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट होती है नंबर ऑफ नंबर्स का, और इसमें कितने भी रोज़ और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगा दूं, कहने का मतलब ये है कि इसमें मैं कोई कुछ ऐसा कहूँ कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने भी हों, 1 2 3 हों, 4 हों, 5 हों, लेकिन जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो सिंगल कॉलम होना चाहिए, 1 2 3। तो इस तरह की मैट्रिक्स जिसमें रोज़ तो कितनी भी हो सकती हैं लेकिन जो कॉलम है वो सिंगल हो, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही कॉलम है। अगर हमें पता है कि कोई कॉलम मैट्रिक्स है तो हम उसके ऑर्डर को 3/1, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना 3/1,
तो इसको हम 3 ऑर्डर की कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसी की एक सिमिलर मैट्रिक्स होती है, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रो मैट्रिक्स। तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स की ही भाई बंदी हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जस्ट इसको अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज करने का मतलब ये है कि इसको मैं हॉरिजॉन्टल अगर लिखना चाहूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 3 कॉलम है लेकिन एक रो है, तो 1/3 हो गया। इसका जो ऑर्डर है वो रो 1 और कॉलम 3 हो गया। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं जिनमें एक ही रो हो लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें कि हम इसको 1/3 ऑर्डर जनरली हम पढ़ते हैं, तो अगर ये एक रो मैट्रिक्स है तो इसके ऑर्डर को हम 3 रो मैट्रिक्स ऑफ 3 थर्ड ऑर्डर ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि इसमें 3 कॉलम है, रो का मतलब हो गया कि सिंगल रो है लेकिन 3 कॉलम है। तो ये 2 तरह की कुछ मैट्रिक्स मैंने आपको एक जनरल वे में पढ़ाने की कोशिश की है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो भी टाइप है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स वो आएगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे कॉलम मैट्रिक्स या फिर आपने देखा कि रो मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ को स्पेसिफाई किया गया था। इसी तरह से जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी इसमें भी हम, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर तो पढ़ा होगा ना आपने। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि लेंथ इज इक्वल टू विड्थ। तो अगर कोई मैट्रिक्स है, यह है थर्ड टाइप, ये कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं कहूँ कि इसकी जितनी रोज़ हैं उतने ही इसमें कॉलम है, कहने का मतलब इसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो इक्वल टू है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। स्क्वायर मतलब जितने रोज़ हैं उतने ही उसमें कॉलम्स हैं। और जो इसका ऑर्डर है 2/2, उसको हम 2/2 पढ़ने की बजाय ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जैसे हमने उसको पढ़ा ना रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऐसे ही इसको पढ़ सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर इसमें थोड़ी और ज़्यादा रोज़ होती तो ये हो जाती 3/3, है ना। तो इसको हम पढ़ते स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन उसमें केवल एक ही कंडीशन है, उसकी जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हमारी जो फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको सिखाया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स होने चाहिए, लेकिन उनकी जो एलिमेंट्स की वैल्यूज़ है वो कुछ भी हो सकती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक अगला पार्ट है, मतलब मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि स्क्वायर जो मैट्रिक्स होती है उसी का एक अगला पार्ट होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स पर ही वैल्यूज़ हों। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स पर ही वैल्यूज़ हों, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। लेकिन जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर केवल जो डायगोनल है उन्हीं एलिमेंट्स पर कुछ नंबर्स हैं, बाकी तो सारी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप कहोगे अरे सर, डायगोनल एलिमेंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मेरे भाई, अगर कोई भी मैट्रिक्स मान लो इस तरह से है, तो बहुत आसान है इसके डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना। देखो, फाइंड आउट करना। देखो, ये एलिमेंट जिसकी जो लोकेशन है वो 1 1 है, यानी कि सिमिलर लोकेशंस, जो नंबर ऑफ़ रो और कॉलम जो पोजीशन है वो सेम है। इस तरह से ये एलिमेंट देखो, दूसरी रो का दूसरा और दूसरा कॉलम, और ये जो है ये तीसरी रो का तीसरा कॉलम। तो ये जो एलिमेंट्स हैं यही एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो एलिमेंट्स जिनकी पोजीशन रो और कॉलम वाइज सेम हो, वही एलिमेंट्स आपके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स में ये ही
जो ये एलिमेंट्स हैं इन्हीं की वैल्यूज़ होती हैं, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होती हैं। तो अब समझ में आया कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को कैसे पहचानोगे। चलो कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5 जो कि स्केलर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स, तो देखो सबसे पहले आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने एक डिवीज़न पढ़ाया आपको जिसको हमने डायगोनल मैट्रिक्स कहा। डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया कि होगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही, लेकिन उसका केवल जो डायगोनल्स हैं वहीं पर वैल्यूज़ डिफाइन होंगी। अगर मैं इसका भी एक आगे कर दूं तो डायगोनल मैट्रिक्स का एक और डिवीज़न कर सकते हैं हम जिसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें वैल्यूज़ तो केवल डायगोनली डिफाइन होंगी, लेकिन वो जो वैल्यूज़ होंगी वो भी इक्वल होंगी, उनकी जो नंबर होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसमें आप देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ जी है, क्यों, क्योंकि इसके जितने नंबर ऑफ़ रो हैं उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। उसके बाद आपने कहा जी ये डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ जी बिल्कुल है डायगोनल मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि इसमें जो भी नंबर्स डिफाइन किए गए हैं वो डायगोनली ही हैं, बाकी जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे तो ज़ीरो हैं। ओके जी, ये डायगोनल भी होगी। इसके बाद स्केलर कैसे हुई है, स्केलर का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर डायगोनली हैं वो नंबर सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। तो आप यहाँ गौर से देखो कि जो भी मैंने नंबर यहाँ पर डिफाइन किए हैं वो सारे के सारे 2 हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के। तो ऐसी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनली एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों उसको हम स्केलर। अभी आती है नंबर 6 पे आएगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरे ये कौन सी मैट्रिक्स है, देखिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ तो वहीं डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बताई, डायगोनल के बाद मैंने स्केलर बताई। स्केलर में मैंने आपको बताया कि जो भी डायगोनली एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इक्वल वैल्यू के होंगे। अब अगर वो वैल्यू भी मैं फिक्स कर दूं, अगर उस वैल्यू को मैं 1 रख दूं तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ जी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 बाई 3 की। उसके बाद क्या ये जो वैल्यूज़ हैं ये डायगोनली हैं, हाँ जी ये डायगोनली हैं, यानी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगी। जो भी ये नंबर्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल है 1, तो वो स्केलर भी कहलाएगी। अगर ये वैल्यूज़ 1 होती हैं यानी कि आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है इनकी, तो इस मैट्रिक्स, इस स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जनरली हम इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ऑर्डर 1 बाई 1 हो सकता है, ऑर्डर 2 बाई 2 हो सकता है, 3 बाई 3, 4 बाई 4 जो भी हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो भी डायगोनली एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। चलिए, तो ये भी हमें मतलब अच्छे से समझ में आ गया कि भाई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो तो एक स्केलर मैट्रिक्स का ही और डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट होती है। तो उसके बाद जो भी बची, वो जो आखिरी मैट्रिक्स बची वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो आज की वीडियो में केवल मैं आपको इतना ही समझाने वाला हूँ। आप कहेंगे कि भाई आपने तो एक एक्सरसाइज भी पूरी नहीं करवाई। एक्सरसाइज बिल्कुल पूरी करवाऊँगा, उसके लिए मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको जो इसके जो बचे हुए एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है जिसकी वजह से अब मुझे ये यहाँ पर ख़त्म करनी पड़ेगी। तो मैं इसको एक आखिरी एग्जांपल के साथ ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि जो मैं आखिरी टाइप आपको बताने वाला हूँ वो है टाइप 7 और वो है ज़ीरो मैट्रिक्स। वो है ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ज़ीरो मैट्रिक्स क्या हुई भाई, जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ही ज़ीरो हों, उसको हम जनरली कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका भी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर कि ये तो ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसमें तो सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो इसकी क्या मतलब
ये कहाँ पर यूज़ होगी, इसका तो कोई यूज़ नहीं है। तो मेरे भाइयों ये कैलकुलेशंस में जब यूज़ होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह और कहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन जीरो मैट्रिक्स जब मैं बोलूँगा तो आपको केवल एक ही चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें जो भी एलिमेंट यूज़ किया गया है उसकी वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो इस एग्जांपल के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करूंगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि ये एक छोटी सी जो इनिशिएटिव है जो हम 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लिए मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटेड है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इसमें गलत लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन इसको शेयर कीजिएगा अगर आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, ताकि ये और भी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। और फाइनली दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। और इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।